Come in. आइए। बैठ। माइक लगा लीजिए। थैंक यू सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्याम तिवारी है सर। मैं झारखंड के पलामू ज़िले के बड़का गांव में पला बड़ा हूं। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पास के ही शहर डाल्टनगंज से हुई है सर, जिसमें मैंने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी से। मैंने अपने पिता से वर्दी की नौकरी की प्रेरणा ली। उनके काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी और सामाजिक दायित्व ने मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस ज्वाइन करने को प्रेरित किया, जिसका प्रयास मैंने सन 2016 से 2018 के बीच में किया, पर सफलता हाथ नहीं आ पाई। पर मेरी स्वयं प्रेरित आत्म सुधार और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा शक्ति ने मुझे जीवनोपार्जन में मदद की, और मैं सन 2018 से ही भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में क्वालिटी मैनेजर के पद पे हजारीबाग में कार्यरत हूँ सर। इस बीच मैंने अपनी पढ़ाई और लक्ष्य प्राप्ति की भावना को कभी कम नहीं होने दिया, और मैं 2018 से 20 में स्वामी विवेकानंद भारतीय यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की सर। उसके बाद मैंने इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई भी की। मैं सन 2019 में युवा मामले एवं स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स को प्रदर्शित करते हुए पलामू प्रमंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके लिए मुझे NSS के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया सर। और मेरी हॉबी एक लॉन्ग वॉक करना है सर, और सोशल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग करना है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। पलामू में कोई तीर्थ स्थल है? यस सर। कौन सा? देवी माँ का तीर्थ स्थल है सर। क्या ऐतिहासिक कहानी है उसकी? कुछ ऐतिहासिक कुछ कहानी भी है? सर उसकी मान्यता है सर, कल्चरल लोग उसको धार्मिक स्तर से माना जाता है कि वहाँ पे और जो भी। कोई पलामू में और कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल? जी सर, ऐतिहासिक स्थल भी है। पलामू का किला है कौन सर। बनवाया था? मेदिनी राय जी के द्वारा बनाया गया किस था। वंश के थे? जी सर, चेरो वंश के। चेरो वंश में सबसे महानतम शासक? अ, मेदिनी राय को ही माना जाता है सर। डाल्टनगंज में कोई तीर्थ स्थल? डाल्टनगंज में सर, डाल्टनगंज किस लिए जाना जाता है? मेनली सर वहाँ पे पलामू पास में ही पलामू टाइगर रिजर्व है सर, और बेतला नेशनल पार्क भी पास में ही है सर। तो पलामू टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं? सर अभी तो 0 टाइगर है बेतला सर। में? बेतला में भी अभी नहीं है सर टाइगर। कब का रिपोर्ट है ये? ये सर शायद 2019 में जो रिपोर्ट। 2019 श्योर? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डेट को नहीं रिमाइंड कर पा रहा हूँ सर। और 2016 से 18 के प्रयास में आपने क्या कहा, आप अनुत्तीर्ण हो गए? किसमें एग्जाम दिया था आपने? मैंने सर एक बार सिविल सर्विसेज UPSC का परीक्षा भी दिया था, और असिस्टेंट कमांडेंट का भी परीक्षा दिया था सर इस बीच। तो अभी भी आप दे रहे हैं UPSC? जी सर, मैं अभी भी प्रयास करता हूँ सर। तो आपको अब पुलिस सर्विस में हो जाएगा, फिर आपको UPSC में IAS बन जाइएगा, तो दोनों में क्या चुनेंगे? सर मैं पुलिस सर्विसेज को ही प्रेफर करूँगा सर। अगर SP वहाँ बन जाइएगा तब? तो फिर सर मैं SP के पद पे चयनित होना पसंद करूँगा सर। तो आप छोड़ देंगे JPS, झारखंड पुलिस सर्विस को छोड़ देंगे? सर क्योंकि सर मुझे सर्विसेज या फिर मेरा जो कार्यशैली होगी, या फिर वो सर तो सेम ही होगा, लेकिन अगर मुझे SP का रैंक मिलता है तो वो मेरे रैंक में इजाफा होगी, और सर फिनंशियली भी मैं एम्पावर होऊंगा तब। तो इसलिए मैं सर उसमें जाना पसंद चलिए, बहुत बढ़िया। आप जब लंबे वॉक के लिए निकलते हैं तो ये कब महसूस किए कि आपको ये घूमना
ये आपका हॉबी है, कब महसूस किया? सर मैं इस पीरियड में जिस पीरियड जैसे में लंबा वॉक मैं भी करता हूँ, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरा हॉबी है। इसको आपने कब महसूस किया कि ये आपका हॉबी है? सर मैं जब असफल हो गया था इन 2 सालों के बीच में सर 16 से 2018 के बीच में, तो मैं काफ़ी एंग्जाइटी फील करता था। पर इस बीच मैंने एक यूट्यूब में वीडियो देखा था कि चलने से थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। तो उस वक्त से सर जब मैं इसको अपने लाइफ स्टाइल में लाया, तो मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया कि मुझे क्या काफ़ी होता है लॉन्ग वॉक करने से? लॉन्ग वॉक या ब्रिस्क वॉक, क्या करते हैं आप? यस सर लॉन्ग लॉन्ग वॉक करते हैं या ब्रिस्क वॉक? तेजी से चलते हैं या धीरे धीरे टहलते हुए चलते हैं? तेज़ी से ही चलते हैं सर। तेजी से चलते हैं। जी क्या सर। होता है इसमें, शरीर में क्या परिवर्तन होता है, कैसे फायदा होता है? जी सर। इससे सर जो रक्त संचार होती है वो तेज़ी से होती है सर। और जो हमारी कोशिकाएं जो सुस्त पड़ी होती हैं वो थोड़ी एनर्जेटिक हो जाती है सर, और हमें फिर वो एनर्जाइज करती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप जो असफलता की बात कर रहे हैं, इन असफलताओं से आपने कोई सीख ली? यस सर। क्या सीख लिया? पॉइंट वाइज बताइए। यस सर। इससे मुझे यही सीख मिली सर कि असफलता और सफलता एक लाइफ की पार्ट है, एक बस एक छोटी पार्ट है जो कि हर इंसान के साथ ये घटती है। और चूँकि असफलता के बाद ही कोई आदमी एक सफल बना है, उसको एक असफलता ज़रूर फेस करनी पड़ी है। तो मैं इसको एक नहीं, मैं ये अपॉर्चुनिटी। नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। जी सर। मैं पूछ रहा हूँ इन सफलताओं असफलताओं में कोई कमी रह गई होगी। हो सकता है आपको लिखने नहीं आता होगा, हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं कमजोर, हो सकता है कहीं इंटरव्यू खराब। इन असफलताओं से आपने सीखा गया, क्या मैं इम्प्रूव करूँ कि मेरा हो जाए? जी सर। क्या सीखा? सर मैं जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देता था तो सिलेबस पे फोकस न करके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को करने लग जाता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने लग जाता था। और फिर इधर मतलब जो मेन जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे कि सिलेबस को पहले देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना, उसको ना फोकस करके मैं मार्केट्स में जिस तरीके से उपलब्ध है स्टफ्स उसको कंज्यूम करने लग जाता था, जो मुझे लगा कि वो मेरे लिए सेटबैक्स था। झारखंड पुलिस सर्विस ही क्यों चुने आप? पापा से इंस्पायर्ड हो? यस सर। और आप पहला दिन अगर ज्वाइन करते हैं जो डिप्टी एसपी, आप ऑफिस में जाकर पहला दिन क्या करेंगे? सर मैं पहला दिन अपने जो भी मेरे कोवर्कर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं उनके बीच में अच्छे से संवाद स्थापित करूंगा। सब अपने अपने काम में लगे होंगे, आप क्या करेंगे? अ, सर मैं भी अपने जॉब रोल्स, जो मेरे डिफाइंड जॉब रोल्स होंगे, उसको लेकर मैं उस काम के ऊपर मैं सर वर्क करना शुरू करूँगा। झारखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जानते हैं आप? जी सर। क्या ये इसके लिए क्या किया जा सकता है? एज ए डिप्टी एसपी आप क्या करेंगे? सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफ़ी बृहद स्तर पे झारखंड में सॉल्यूशन मुझे बताइए, एक्सप्लेन मत कीजिए, जी सर। पॉइंट वाइज सॉल्यूशन बताइए। ओके सर। मैं सर एज अ डिप्टी एसपी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे मुखिया से मैं सभी लोगों का एक विवरण टाइम टू टाइम लेता रहूँगा कि जो भी मजदूर बाहर जा रहे हैं या फिर जो भी महिलाएं जो है बाहर जा रही हैं प्रशिक्षण प्राप्त करके, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हो या खेल कूद के लिए जा रहे हो या किसी भी पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो, उसका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ह्यूमन ट्रैफिकिंग झारखंड का कोई आंकड़ा है आपके पास? सबसे ज्यादा किसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है? मतलब महिलाओं का या पुरुष का? यही मैं पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई आंकड़ा है? सर आंकड़ा तो अभी मुझे रिमाइंड नहीं हो पा कोई रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं। पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से सर। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं आप? यस सर। बताइए 2 लाइन उनके बारे में, जो बहुत ही इम्प्रेसिव 2 लाइन हो। ओके सर। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुत्व को एक अलग स्तर से देखा, हिंदू रिलीजन को,
और उन्होंने शिकागो में 1893 में एक बहुत रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा अपने भाषण को प्रस्तुत किया था, जिसके लिए वो जाने जाते स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम? हैं। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसको पूजते थे? सॉरी सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा कोई हूँ। बात नहीं। और एजुकेशनल काउंसलिंग किसका करते हैं आप? जैसे कि सर मेरा जॉब रोल जो ग्रामीण युवा हैं उनको प्रशिक्षण करना है सर। तो मैं गांव में जाकर जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सर मैं काउंसलिंग करके बताता हूं कि शिक्षा का क्या रोल है, क्या महत्व है आपके जीवन में आगे बढ़ने का, और मैं उनको शिक्षित लास्ट टाइम जब आपने किसी को एडवाइस किया हो काउंसलिंग की, सर अभी कितने दिन पहले? अभी 15 दिन पहले ही सर मैंने ये चीज़ किया। क्या किया था काउंसलिंग उसको? सर काउंसलिंग में मैंने उनको DDU GKY प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ये किस तरीके से आपके लाइफ के लिए लाभदायक हो सकता है, कैंडिडेट्स की लाइफ के लिए। वो उसकी पृष्ठभूमि बतलाइए जिसको आप समझाए थे। जी सर। जैसे सर हम लोग उसकी पृष्ठभूमि, उसको क्यों आप समझाए? क्या आपको लगा कि वो मेरी बात कैसे लगा कि मेरी बात समझेगा? उसकी पृष्ठभूमि कुछ होगी, तभी आपने देखा होगा कि इसको मदद की जरूरत। जी क्या थी उसकी पृष्ठभूमि? एक्चुअली वो सर ड्रॉप आउट्स थे। कुछ लड़के जो है ड्रॉप आउट्स थे पढ़ाई से, उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखा था गांव में। और आपसे वो योजना को समझने के बाद उनसे लाभ लिया उन्होंने? जी सर, वो उनकी एनरोलमेंट भी करा दी गई है सर। करवा दी। जी सर। ये आपके जॉब का पार्ट है या आप अपनी मर्जी से भी करते हो काउंसलिंग? एक्चुअली सर मेरी जो जॉब रोल है वो क्वालिटी मैनेजर की है, जिसमें मुझे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को पे बेस्ड ही काम करने होते हैं। लेकिन चूंकि मेरा ये हॉबी है सर, तो मैं इसको भी करना पसंद करता हूँ और टाइम टू टाइम अपने स्टाफ्स को हेल्प करता हूँ इस चीज़ को करने में। अच्छा, आप डिप्टी एसपी हैं और एक जमीन अतिक्रमण का मामला है। आपसे आपके और सहयोगी अधिकारी संपर्क करते हैं, एक जगह अवैध कब्जा खाली करवाने जाना है, वहाँ आप बुलडोजर लेके गए हुए हैं और अवैध कब्जा खाली करवा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो अवैध कब्जा किया हुआ है वो और उनके फॉलोवर्स, वो आपको थ्रेटन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, और पूरे वो शस्त्र से सशस्त्रित हैं, बंदूक गोली सब है उनके पास, और आप अपने 4 कांस्टेबल के साथ गए हैं और वो आपको धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, नहीं तो देख लेंगे। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें? मैं पहले सर कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कोशिश करूँगा। अगर वो नहीं हो पाता है तो दूसरे स्टेप्स में मैं सर पुलिस बल का सहायता लूँगा, अपने डिपार्टमेंट्स को सूचना देते हुए। इसके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे आप? जो उग्र वहाँ पे लोग हैं उनके साथ सर। उसके बाद सर सेकेंड स्टेप में मैं अगर देखूँगा कि अगर ये स्टेबल नहीं हो रहे हैं तो मैं सर फिर अपने डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट करूँगा और उन पुलिस बल का सहायता लूँगा सर वहाँ पे। और जो अवैध है सर उसको तो हटाना ही पड़ेगा, तो वो हटाया जाएगा सर। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। इनका नाम श्याम तिवारी जी। यस सर। आपने अपना ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? सर इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश ऑनर्स। और आपने पीजी क्या चीज़ से किया है? ह्यूमन रिसोर्स और आईटी में सर। आईटी। अचानक आप इंग्लिश से ह्यूमन रिसोर्स एंड आईटी में कैसे चले गए? यस सर। क्या वजह था भाई कि आपको अपना स्ट्रीम चेंज करना पड़ा? एक्चुअली सर मैं इंग्लिश ऑनर्स के बाद सर फिर मैं जॉब में आ गया, जिसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स को लेकर मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे जॉब रोल्स को काफ़ी सूट कर रहा था। तो मैं सर इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने का सोचा और मैंने किया। अच्छा, एज ए क्वालिटी मैनेजर आप क्या काम किए वहाँ पे? आपका मुख्य काम क्या होता था? यस सर। DDU GKY प्रोजेक्ट में सर एक SOP बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें SFs के माध्यम से किसी भी सेंटर को गाइड किया जाता है सर कि कोई भी सेंटर को चालू रखने के लिए एक क्या मापदंड है,
तो उसी मापदंड को सर मुझे चेक करना होता है, इंस्पेक्शंस करने होते हैं सर, मंथली इंस्पेक्शन होता है, तो उसको मैं इंस्पेक्शन करके फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता हूँ सर, JSLPS को। अच्छा, आपका डिजिग्नेशन क्वालिटी मैनेजर, उसका क्या अर्थ है? किसी भी संस्था का, किसी भी इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी जो सेट स्टैंडर्ड्स है, उसके क्वालिटीज़ हैं, उसको मेंटेन करना सर। आप एक प्रशासनिक, आपने क्या किया है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस? पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विसेज। अच्छा, आप बताइए, आपको यदि वे प्रशासनिक अधिकारी आप बनते हैं किसी क्षेत्र का, तो वहाँ अपने इस एक्सपीरियंस का कैसे आप प्रयोग करेंगे? सर क्योंकि सारे जो हमारे योजनाएं हैं वो विधि के आधार पे जो है लागू किए जाते हैं सर, और प्रॉपर एक लाभुक को वो मिलना चाहिए, उसका भी मैं सर ख्याल रखूँगा। वो तो आपका ड्यूटी होगा, वो तो आपका कर्तव्य है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अपने एज अ क्वालिटी मैनेजर जो आपने काम किया, उसके वर्क एक्सपीरियंस का आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र में कैसे प्रयोग करेंगे? जी सर। सर किसी भी काम को करने में और किसी भी काम को अच्छे से करने में थोड़ा ही फ़र्क होता है सर। तो मैं उस किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, रिड्रेस करूंगा, डिस्पोज नहीं करूंगा उस किसी भी काम को, उसका रिड्रेसल मैकेनिज़्म को मैं फॉलो करके और सर लाभुकों तक सर पहुंचाऊंगा। आप यहाँ के कल्चर को जानते हैं? यस सर। अच्छी तरह से? यस सर। आप ये बताइए, आपके जो क्षेत्र में जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ पे एक चेरो जनजाति रहती है। यस। उनका कुछ खास एक कल्चरल क्वालिटी होती है, मतलब स्पेशल कोई खास उनकी सांस्कृतिक विशेषता है, उसके बारे में मुझे बताइए। सर चेरो जनजाति की कल्चरल विशेषता तो यही है सर कि वो नागपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। वो अच्छा, अभी एक मिनट रखिए, अभी आप ये बताइए, वो तो सबका होता है, लैंग्वेज वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अभी हाल में चेरो जनजाति जो है कुछ खास समस्याओं से गुजर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक समस्या उनके साथ है ना, तो वो कौन सी सांस्कृतिक समस्या से वो गुजर रहे हैं? कुछ कल्चरल प्रॉब्लम है उनका। सॉरी सर, मैं इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं हूँ सर। फिर आप करंट से तो वाकिफ है। अभी आप ये मुझे बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, श्री एंटोनियो गुटेरेस। वो अभी हाल में रूस यात्रा पे आए थे कुछ दिन पहले, जिसका पूरे विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मतलब लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन ले रहे हैं? रूस यूक्रेन के संबंध से उनकी रूसी यात्रा को कैसे आप जोड़ सकते हैं? सर मैं एक शांति के दूत के तरह मैं इस चीज़ को देखता हूँ सर, कि वह शांति स्थापित करने के लिए ही रूस विजिट किए होंगे। क्या मतलब ये आप विश्व स्तर पर जो है लोगों का ये ओपिनियन है कि उन्होंने शांति वार्ता के लिए वहाँ गया? ये तो ऐसा कुछ नहीं था, आप कहाँ पढ़े रहिए? एक्चुअली इस चीज़ को सर मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ सर, तो इसलिए मैं नहीं बताने में सब असक्षम हूँ सर। अच्छा ये बताइए, अभी पेट्रोल, डीजल, गैस का जो मतलब जो महंगाई है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, आप इसको क्या मानते हैं, सही है? सर ये एक्चुअली सही तो नहीं है, पर ऐसा कंडीशंस बन गए हैं जिसके कारण ये सर महंगाई देखने को मिल रहा है। क्या कंडीशन बन गए हैं? एक्चुअली सर 2019 से ही एक तो कोविड-19 की प्रकोप रही सर, और उसके बाद ही जस्ट यूक्रेन और रसिया का जो वार हो गया, जहाँ से हम लोग नेचुरल गैसेस और ऑयल का इंपोर्ट करते थे। तो ये सब जो कारण है सर, जिसके कारण जो इंडिया में देखा कोविड के कारण क्यों बढ़ा पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम? क्योंकि सर जो वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड जो होता था वो बिल्कुल ही रुक चुका था,
क्योंकि सभी देश जो हैं अपने लोगों को बचाने में ज़्यादा फोकस थे रेदर देन कि उनके इंडस्ट्रीज़ और दूसरे सेक्टर्स को देखने में। तो इस कारण से ट्रेड तेल वगैरह का रुक गया था आयात, और जब एकदम से इकोनॉमी खुला तो उसकी ज़्यादा मांगे आई सर, और इस कारण से मुझे लगता है कि वो कमी देखने को मिल रही है सर। चलिए आपकी जॉब से बात करते हैं। Yes. एज ए क्वालिटी मैनेजर आपने DDU GKY से किया है, तो DDU का फुल फॉर्म क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सर। कौन थे ये दीनदयाल? दीनदयाल जी सर एक लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स थे भारतीय जनसंघ के। जनसंघ। और अभी रिसेंटली देखे होंगे कि एक उनके नाम से स्टेशन भी बना, मुगल सराय के नाम जी। परिवर्तन होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। जी सर। क्या हुआ था वहाँ पे जो वहाँ पे स्टेशन के नाम आपके पलामू में भी रख सकते थे? यस सर। सॉरी सर, इसको लेकर मैं अवेयर नहीं हूँ सर। दूसरा प्रश्न है कि जो आपका स्किल डेवलपमेंट का ये जो स्कीम है, यस सर। राज्य सरकार के द्वारा भी चलाए जा रहे स्कीम, उसका नाम क्या है? सक्षम प्रोजेक्ट है सर। सक्षम प्रोजेक्ट। जी सर। क्या अंतर है इन दोनों? इनमें सर यह अंतर है कि एक तो जैसे राज्य सरकार की है और दूसरी केंद्र सरकार की योजना है सर, और इसमें है सर इसमें फंक्शनिंग का भी मतलब डिफरेंसेस है सर। जिसमें सक्षम प्रोजेक्ट में होता है कि पैसे बैच के इनरोलमेंट के बाद गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जबकि DDU GKY प्रोजेक्ट में जो PIAs हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, उनको पहले ही एक इंस्टॉलमेंट दे दिया जाता है ताकि वो अपने पूरे प्रोजेक्ट को सेंटर्स को सेटअप करके और शुरू करें, एंड देन उसके बाद इंस्टॉलमेंट वाइज उनको फिर पैसे को डिवोल्यूट किया जाता है, दिया जाता है। आपके दृष्टिकोण से DDU के जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य है और एक ITI, ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर आता है? यानी बेसिक अंतर क्या है? सरकार ने आखिर इसको क्यों ऐसा सर DDU GKY एक शॉर्ट टर्म पीरियड का ट्रेनिंग है सर, जबकि ITI एक लंबी समय की होती है सर। जैसे कि अगर शॉर्ट पीरियड में किसी भी इंडस्ट्रीज को एक दक्ष मैन पावर चाहिए तो वो DDU GKY से उसको लोअर लेवल पे जो है लिया जा सकता है, मैन पावर को फिलअप किया जा सकता है। जबकि ITIs में सर यह एक डिप्लोमा कोर्स हो गया जिसमें एक अच्छे ग्रेड के साथ पे स्केल्स के साथ उनको जॉब पे रखा जाता है। मोमेंटम झारखंड का नाम सुने थे? यस सर, यस। इसमें ये DDU से कितने लोगों के सिलेक्शन हुए जॉब? सर मुझे एग्जैक्ट तो डाटा याद नहीं है अभी। क्या लगता है वो ठीक ठाक था कि वो फेल्योर रहा? वो ठीक था सर, जहाँ तक मुझे आइडिया है, क्योंकि उसमें सर हमने भी पार्टिसिपेट किया था, मेरे PIA में ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, करीबन 150 कैंडिडेट्स उस समय पास आउट थे, उन सभी को जॉब दिया गया था सर। क्या उन सब का निष्पादन मूल्यांकन हुआ? यस सर, हुआ है। ऐसे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो आपके आइडियल रहे? सर मेरे आइडियल श्री बिरसा मुंडा जी रहे हैं। उसकी खास बात आपके जीवन के साथ, आपके व्यक्तित्व के साथ कैसे जुड़ता है? उनकी सर खास बात यह थी कि उन्होंने मांस, मदिरा पान ये सब को त्याग का संदेश दिया था, जो मेरे जीवन में काफ़ी असर से मुझे प्रभावित करती है सर। आप चूंकि शिक्षा में काउंसलिंग के लिए आप एजुकेशन काउंसलिंग की बात करते हैं और आप झारखंड में एक शिक्षा का जो सरकारी शिक्षा जो दी जा रही है, राज्य वित्त पोषित हैं विद्यालय, इसमें
आप इसको सुधारना हो तो क्या करेंगे? एज ए आप ऑफिसर बन गए तो क्या करेंगे? सर मैं पहले जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा सर। वहाँ पे डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कराने की मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी सर। और उसके बाद जो ड्रॉप आउट्स हैं बच्चों के, तो वो ड्रॉप आउट्स को कम से कम मिनिमाइज करने का कोशिश करूँगा। और तो इनरोलमेंट ऐसा है क्या मॉडल आपके? कैसे कम? जी सर। शिक्षा का स्तर में विद्यालयों में बच्चों की ग्रोथ और वो इसमें क्या करेंगे? मैं सर प्रभात फेरी के माध्यम से पूरे गांव में, हर गांव में, हर पंचायत में प्रभात फेरी का आयोजन करवाऊंगा और शिक्षा को लेकर जागरूक करूंगा वहां के लोगों को और वहां के जो बच्चे हैं उनको भी। और उसके बाद सर मैं अपना इनरोलमेंट रेशियो जो स्कूल्स के हैं उनको भारत का कोई आइडियल मॉडल है क्या स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट स्कूल के लिए? ऐसा सर उसको लेकर तो अभी मैं अवेयर नहीं हूँ सर। दिल्ली के विद्यालयों में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो अभी सुधार हुआ है जी, उसके आपके बिंदु कैसे लगे सुधारात्मक? मुझे वहाँ पे सर एक तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे चेंजेस देखने को मिले कि जो भी टीचर्स थे उनका ट्रेनिंग अच्छे से कराया गया। इवन आउटसाइड इंडिया भी जाकर जो है वो ट्रेनिंग किए। फिर वहाँ के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुधारा गया सर और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया गया। तो ये सब चीज़ों को करने से एक ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पे देखी गई सर एजुकेशन फील्ड में। एक लास्ट प्रश्न है आपके भविष्य के व्यक्तित्व से। Yes. आप अपने जीवन में पारिवारिक जब संबंध आपके स्थापित होंगे, बच्चे होंगे, तो क्या अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ाना चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल? यस सर, मैं वैसा ही गवर्नमेंट स्कूल देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे बच्चे भी जाकर पढ़ें और उस तरीके से एमिनिटीज़ अवेलेबल हों वहाँ पे भी। इससे समाज को क्या लाभ? इससे समाज भी प्रेरित होगी कि एक अफसर का बच्चा अगर पढ़ सकता है तो हम भी अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाएंगे और वो प्रमोट होगा। एक ऐसा कुछ ऐसा एग्जांपल रहा है क्या झारखंड में? कोई ऑफिसर ने ऐसा किया है क्या? सॉरी सर। रांची में एक रही है कि निर्मला सिंह, उन्होंने सबसे पहला आंगनबाड़ी में अपने बेटी को। ठीक है, थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन बढ़िया है। वर्ड का मतलब आप जो बोल रहे हैं वो एकदम नपातोला वर्ड बोल रहे हैं, ये अच्छा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज का थोड़ा सा आप उस पर वर्क कीजिए। जैसे अभी हमने पूछा चेरों का, अभी जो क्या उनका कुछ ऐसा उससे रिलेटेड अभी न्यूज़ में है कल्चरल प्रॉब्लम वही चीज़ है। वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं ना, वो हिंदुइज्म की तरफ अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं और वो अब कह रहे हैं कि हम राजपूत हैं। तो उसको क्या बोलते हैं शायद असंस्कृत, हिंदी में क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन, हाँ, हिंदी में विसंस्कृतिकरण बोलते हैं। वो अपने सारे कस्टम्स रिचुअल्स को छोड़ रहे हैं। और अभी रिसेंट में वो न्यूज़ में आया हुआ है, जैसे रूस वाला पूरा पढ़ के जाइए, पर डे रूस यूक्रेन देखिए। अभी जो है सुरक्षा वो महासचिव वहाँ गए थे, तो लोगों विश्व स्तर पे ये बात उठ रही है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी अब रसिया के सामने झुक गया है, हार मान ली। आज के पेपर में भी पढ़े हो? आज का पेपर? हाँ सर, प्रभात खबर में तो सर, लेकिन मैं ऐसा नहीं। हार मान ली उसने। ये बहुत बड़ा पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो प्रश्न चिन्ह लग चुका है कि मतलब रूस इतना बड़ा सुपर पावर बन गया है कि एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी उसके आगे हार मान रहा है। ये बहुत बड़ा अभी ये बात चल रहा है, ये सब देख लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में वो वहाँ पे उनकी हत्या हुई। हाँ, अच्छा वहाँ है पे। और चूंकि वो बहुत अच्छे समाजसेवी, बड़े समाजसेवी थे जी। और चूंकि पार्टी विशेष तो बाद में हुए, लेकिन उससे पहले उनका काम समाज सेवा को लेकर के था। अंत्योदय का इन्होंने कॉन्सेप्ट जनजाति भी को वही काम ही नहीं कर रहे हैं। और उनका जन्म कल्चर 25 सितंबर जनजाति जी। लिखा है, बर्थडेट याद है। 25 सितंबर। और दूसरी बात है कि उनका जनसंघ में 1912 में थे और वही उनका फिर भारतीय जनता पार्टी जमकर ऐसे चला। मेरे तरफ से कि पहले तो ट्राइबल झारखंड सेक्शन पे काम कर लो थोड़ा। दूसरा, शुरू में जब आए तो तुम्हारा हाथ थाई पे हाथ था,
फिर बीच में आफ्टर 10 मिनट्स 8 मिनट्स तुम्हारा हाथ दोनों ऐसे हो गए। वो फियर थोड़ा सा प्रतीत हो रहा है कि तुम नहीं समझ रहे हो, हाथ पे थोड़ा ध्यान रखो। तुम शुरू में जब आए हम सब की तरफ बढ़िया से देख रहे थे, हम पूछ रहे थे, तुम सर की तरफ भी देख रहे थे, लेकिन बाद में आफ्टर 10 मिनट्स तुम्हारा ये जो तुम सोच के आए थे कि हमें ये करना है, ये खत्म हो गया। एंट्री में जब तुम्हें अंदर आते हो तो जरूरी नहीं है सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा ऑड लगता है। अगर 2-3 सर बैठे हो गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम, अगर कोई एक औरत 2 औरत बैठे, ठीक है, इस तरह का अप्रोच लाइए। वो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये थोड़ा सा। तो गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम, ये जब आप दरवाजे से अंदर आ रहे थे अच्छे से दरवाजा खोलिए, अपना कमर का हिस्सा ऊपर तक, गर्दन तक, सर तक दिखाइए, तब आप अंदर परमिशन मांगे। ठीक है, परमिशन मांगने के साथ ही वहीं थोड़ा सा पल रुक के गुड मॉर्निंग, कुर्सी के पास आके गुड मॉर्निंग, बहुत समय लग गया वहां से यहाँ है ना, क्यों सर? आप दरवाजे के अंदर जैसे ही आए तो वहां 2 सेकंड का पॉज होगा, वहीं से गुड मॉर्निंग, फिर कुर्सी के पास आकर आप खड़े होंगे और बैठने का इशारा करें। ये चीज सही बोल, जरूरी नहीं है कि वो बैठना बोले, वो इशारा भी करे। कुर्सी के पास आके गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हाँ। वही बोलिए। ठीक है, एक ये तब फिर आइए, फिर इंतजार कीजिए कि आपको बैठने बोल रहे हैं, बैठिए, तब थैंक यू सर। उसके बाद आप अपने इंट्रोडक्शन ये हटाइए कि यूपीएससी का हम तैयारी करते हैं। आपने प्रयास किया तो क्या क्या असिस्टेंट कमांडेंट तक जा सकते हैं। आप दौड़े, आर्मी में दौड़े, वो हम समझने के लिए तैयार है, रेलवे का एग्जाम है, लेकिन यूपीएससी को मत बताइए। हाँ, आप तैयारी कर रहे थे छोटे छोटे एग्जाम का, और हमको पुलिस फोर्स में इंस्पिरेशन आप बतला दिए। हाँ। तो हम पुलिस के फोर्स का मतलब आप दरोगा का बोल दीजिए, असिस्टेंट कमांडेंट का बोल दीजिए।